नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का हमारा शीर्षक है मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित उपन्यास मैला आंचल। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की थी मैंने कि यथार्थवाद की चार धाराएं रही हैं हिंदी साहित्य में। उपन्यास लेखन की परंपरा में यथार्थवाद की चार धाराएं रही हैं। मार्क्सवादी यथार्थवाद, मनोविश्लेषणवादी यथार्थवाद, सामाजिक राजनैतिक यथार्थवाद और आंचलिक यथार्थवाद। दोस्तों, मैला आंचल एक आंचलिक यथार्थवादी उपन्यास है। आंचलिक यथार्थ का मतलब होता है किसी अंचल विशेष की तमाम कमियों, अच्छाइयों, बुराइयों, वहां के रीति रिवाजों को उद्घाटित करना। इसलिए फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने इस उपन्यास, जिसकी रचना उन्होंने 1954 में ठीक आजादी के लगभग 4 साल बाद इस उपन्यास की रचना की, इस उपन्यास की भूमिका में उन्होंने लिखा, यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक है पूर्णिया। याद रखिए, पूर्णिया अंचल की कथा है। इसमें धूल भी है, फूल भी है, गुलाब भी है, सुगंध भी है और कीचड़ भी है। मैं किसी से अपना दामन बचा कर नहीं आया। दोस्तों, डॉक्टर नेमीचंद्र जैन ने लिखा कि फणीश्वर नाथ रेणु जी ने बिना किसी पक्षपात के अपनी निर्लिप्त दृष्टि का परिचय देते हुए आंचलिक समाज की सभी परंपराओं को इस उपन्यास में उद्घाटित किया है। यदि बात करें कि आंचलिकता है क्या, तो डॉक्टर नेमीचंद्र जैन की ही परिभाषा से आंचलिकता को समझने की कोशिश की जाए। उन्होंने लिखा कि शहरी एक रास्ता और आत्माभिमुखता। एक रास्ता कहते हैं मोनोटोनस लाइफ को, और आत्माभिमुखता आत्म केंद्रित जीवन, सेल्फ सेंटर्ड, अपने तक सीमित रहना। शहरी एक रास्ता और आत्माभिमुखता से ऊबकर आंचलिक कथाकार आंचलिक परिवेश और आंचलिक जीवन की ओर अभिमुख होता है। आंचलिकता उसे जीवन राग और विविधता से जोड़ती है। जरा समझिए, शहरी एक रास्ता और आत्माभिमुखता, मोनोटोनस लाइफ, शहर का जीवन क्या एक ही कमरे में बंद, 6 बाई 6 का कमरा, और सेल्फ सेंटर्ड फ्लैट कल्चर, अपने तक सीमित, समाज से कटा हुआ जीवन, शहरी जीवन, महानगरीकृत जीवन, घोर व्यक्तिवादी, घोर अवसरवादी, घोर महत्वाकांक्षी जीवन। तो शहरी एक रास्ता और आत्माभिमुखता से ऊबकर आंचलिक कथाकार जीवन राग और जीवन वैविध्य की तलाश में आंचलिक परिवेश और आंचलिक कथा की ओर मुड़ता है, अभिमुख होता है। यदि आप ग्रामीण परिवेश के हैं, गांव गंवई के हैं, तो समझने की कोशिश कर सकते हैं कि गांव का व्यक्ति एक रास्ता से नहीं जीता। शहर का व्यक्ति वही एक ब्रश करता रहता है, बोरिंग ब्रश। लेकिन गांव देहात का व्यक्ति आज नीम का दातुन इतना लंबा तो कल बबूल का, एक दिन कुछ नहीं तो आम के पल्लों को ही तोड़ के दातुन कर लिया, कभी जामुन के पेड़ से तोड़ लिया दातुन, कुछ नहीं तो राख से ही मल लिया, कुछ नहीं तो सरसों तेल नमक ही घस लिया। अर्थात जो आंचलिक परिवेश है उसमें विविधता है, उसमें जीवन राग है, हर क्षेत्र में राग है। भैंस की पीठ पर बैठे बैठे हमारे यहाँ हम चरवाहे भी गीत गा लिया करते हैं, गुनगुना लिया करते हैं। तो शहरी एक रास्ता और आत्माभिमुखता से ऊबकर आंचलिक कथाकार जीवन राग और जीवन वैविध्य की तलाश में आंचलिक कथा की ओर मुड़ता है। दोस्तों, यह माना गया कि हिंदी के सबसे पहले आंचलिक उपन्यासकार
डॉक्टर शिवपूजन सहाय थे। उन्होंने लिखा अंचलिकता के विषय में कि मैं उस घोर देहात का रहने वाला हूं जहां नई सभ्यता का प्रकाश अत्यंत धुंधला रूप में पहुंचता है। यदि वहां कुछ है तो अशिक्षा है, अज्ञानता है, अंधविश्वास है, गरीबी है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय की बात पर ध्यान दिया जाए तो उन्होंने भी आंचलिकता को उद्घाटित करने की कोशिश की। उन्होंने लिखा कि आंचलिकता न केवल कथा परिवेश को बदल देती है बल्कि नायक नायिका की संकल्पना को बदल देती है। आंचलिकता का नाम किसी अंचल विशेष के रीति रिवाज, वहां की लोक परंपरा, वहां के संगीत, वहां की भाषा सबका उद्घाटन करना है। कहते हैं डॉक्टर देवराज उपाध्याय, आंचलिकता न केवल कथा परिवेश को बदल देती है बल्कि नायक नायिका की संकल्पना को भी बदल देती है। उन्होंने लिखा कि आंचलिक उपन्यासों में नायक कोई व्यक्ति चरित्र नहीं होता है बल्कि असंख्य छोटी छोटी छवियां मिलकर के एक विराट छवि का रूप लेती हैं और वो विराट छवि कोई और नहीं, अंचल होता है। आंचलिक उपन्यासों में नायक व्यक्ति चरित्र नहीं बल्कि समस्त अंचल ही नायक बनकर आता है। यदि आपने मैला आंचल को पढ़ने की कोशिश की या कभी उसको पढ़ा है तो आप देखेंगे कि मैला आंचल में असंख्य छोटे छोटे पात्र हैं। उसमें मुख्य पात्र या नायक कौन है नहीं कहा जा सकता। तहसीलदार विश्वनाथ मलिक नायक है या डॉक्टर प्रशांत नायक है, कालीचरण नायक है या बालदेव नायक है या बावन दास नायक है, आप यह तय नहीं कर सकते। दोस्तों, आंचलिक उपन्यासों की परंपरा बंगला के सतीनाथ भादुड़ी से शुरू हुई। यह माना गया कि बंगला के इस रचनाकार सतीनाथ भादुड़ी ने धोड़ाए चरितमानस की रचना करके भारतीय समाज में आंचलिक उपन्यासों को गति दी। हिंदी में डॉक्टर शिवपूजन सहाय देहाती दुनिया लिख करके आंचलिक उपन्यास को गतिशील बनाती। हिंदी के अन्य आंचलिक उपन्यासकारों की बात करें तो डॉक्टर राही मासूम रजा, आधा गांव लिखा उन्होंने। यदि पंडित रामदरस मिश्र की बात करें तो ये भी आंचलिक उपन्यासकार हैं जिन्होंने जल टूटता हुआ, सूखता हुआ तालाब, पानी के प्राचीर जैसे आंचलिक उपन्यासों को लिखा। इनके अलावा नागार्जुन भी एक सशक्त आंचलिक उपन्यासकार रहे जिन्होंने रतिनाथ की चाची, बलचनमा, बाबा बटेश्वर नाथ जैसे आंचलिक उपन्यासों को लिखा। आधुनिक आंचलिक उपन्यासकारों में अभी हाल तक अत्यंत चर्चित रहे श्रीलाल शुक्ल, जिन्होंने राग दरबारी की रचना की थी। और सभी आंचलिक उपन्यासकारों में फणीश्वर नाथ रेणु का विशेष स्थान है। दोस्तों, आंचलिकता महानगरीकृत परिस्थितियों से उबने के पश्चात उत्पन्न हुई। स्वाधीनता के पश्चात, आजादी के पश्चात आंचलिकता इस देश को अलग अलग आंचलिक इकाइयों का समूह मानती है। या यूं कहिए कि हमारे लिए भारत देश कुछ और नहीं, अलग अलग आंचलिक विविध सांस्कृतिक इकाइयों का समूह या समाहार है और इसीलिए भारत विविधता में एकता को उद्घाटित करता है। डॉक्टर नेमीचंद्र जैन ने आंचलिक उपन्यासों की विशेषताओं की चर्चा की और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम मैला आंचल को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आंचलिक उपन्यासों की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें नायक व्यक्ति चरित्र नहीं होता बल्कि अंचल ही प्रमुख नायक होता है। यदि मैला आंचल की बात करें तो छोटे बड़े 200 के लगभग पात्र हैं, कुछ चर्चित, कुछ गौण। लेकिन उन पात्रों में आप यह निर्धारित नहीं कर सकते कि नायक कौन है, मुख्य पात्र कौन है, और तब आपको लगने लगता है कि मेरी गंज ही नायक।
पूर्णिया ही नायक है, अंचल ही नायक है। यदि आप गांव गंवई के परिवेश से हैं, ग्रामीण अंचल के हैं, तो देखिएगा कि जब दो टीम फुटबॉल खेलती है तो लोग ये नहीं कहते कि वो बड़ा अच्छा किया फलाना सदस्य, लोग कहते हैं अमुक गांव बड़ा अच्छा खेला। क्योंकि ग्रामीण परिवेश में याद रखिए अंचल ही नायक बन करके आता है। लोग व्यक्ति चरित्र को नहीं पहचानते, अंचल। यदि आप कुछ गलत करें तो पूरे गांव को लोग गाली देते हैं, फलाना गांव ही चोर है, व्यक्ति नहीं, फलाना गांव ही चोर है, या फलाना गांव बहुत वीर है। तो आंचलिक उपन्यासों की सबसे पहली विशेषता कि वहां नायक अंचल ही होता है, ना कि व्यक्ति चरित्र होता है। डॉक्टर नेमीचंद्र जैन ने यह माना कि आंचलिक उपन्यासों की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि वहां दरिद्रता, आर्थिक विषमता और पिछड़ापन जैसी समस्याएं बरकरार रहती हैं। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल की बात करें तो गांव में लगभग 3 लोगों के हाथ में गांव की कृषि केंद्रित है, खेती केंद्रित है, जमीनें केंद्रित है। तहसीलदार विश्वनाथ मलिक के हाथ में 1000 बीघे की जोत है। राम कृपाल सिंह के पास 300 बीघे खेत हैं और खिलावन राम यादव के पास भी 150 बीघे। यदि देखा जाए तो गांव के अन्य किसान या तो बंधुआ मजदूर हैं या भूमिहीन किसान हैं। दोस्त, जहां तक पिछड़ापन की बात है तो यह मेरीगंज उपन्यासकार ने इसके विषय में चर्चा की है कि मेरीगंज का नामकरण अपने आप में नीलहे अंग्रेजों के अत्याचारों को प्रदर्शित करता है। नील की खेती कराने वाले अंग्रेज नीलहे अंग्रेज कहलाते थे। नीलहा मार्टिन, जो गांव का पुराना नाम बदल करके अपनी पत्नी मेरी के नाम पर मेरीगंज रखा हुआ था। कोई भी ग्रामीण यदि गांव का पुराना नाम लेता तो उसे 50 कोड़ों की सजा दिलवाता। आप समझ सकते हैं कि नीलहे अंग्रेजों के अत्याचार को व्यक्त करता यह नाम मेरीगंज आज भी यहां अत्याचार कम नहीं। पहले अंग्रेज अत्याचारी थे, आज तहसीलदार अत्याचारी है। यानी शोषण का स्वरूप बदला है, शोषण नहीं बदला है। तहसीलदार विश्वनाथ मलिक जैसे लोग आज भी कहीं ना कहीं अंग्रेजी अत्याचार के एक प्रकार से पारंपरिक रूप लेकर बैठे हुए हैं। दोस्तों, किसी भी आंचलिक उपन्यास में अशिक्षा और अंधविश्वास भी एक सबसे बड़ी विशेषता से जुड़े तत्व होती है। यदि बात मैला आंचल की करें तो उसके गांव मेरीगंज में मात्र 2 लोग मैट्रिक पढ़े हुए और कुल 10 लोग पढ़े लिखे माने जाते हैं। पढ़े लिखे होने का अर्थ अंगूठा लगाने से लेकर हस्ताक्षरी या तहसीलदारी की पढ़ाई तक है। आप समझ सकते हैं कि अशिक्षा इतनी गहरी है कि गांव के लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकारियों कर्मचारियों को मलेट्री वाला समझ लेते हैं। यादव टोली के लोग बावन दास को रस्सी से बांधकर उपस्थित करते हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सामने और कहते हैं, सरकार यह सुराजी बालदेव है, जाय हिन बोलता है, भारत माता की जय बोलता है, खदड़ पहनता है और अंट संट करता है, अनशन करता है। मेरीगंज के ग्रामीण सदस्यों ने यह मान लिया है, वाइस चेयरमैन को भैंस चरमन बाबू कहते हैं और उनकी धारणा है कि लगता है भैंस चरमन बाबू अपने ही यादव जाति के। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्होंने नाम भैंस चरमन बाबू क्यों रखा होता। दोस्तों, पूरे मेरीगंज में अंधविश्वास बरकरार है। अंधविश्वास का आलम यह है कि तहसीलदार अपनी बेटी का ब्याह नहीं करता। उसे लगता है कि उसकी बेटी कमला नदी की देन है।
और उसी की वजह से घर में लक्ष्मी विराजमान है। यदि कमली घर से निकल गई तो घर की लक्ष्मी रूठ जाएंगी। इसलिए वह अपने चेले चमचों के द्वारा यह दुष्प्रचार कराता है कि मैंने कमली की शादी कई जगह तय करने की कोशिश की, परंतु जहां जहां तय करने की कोशिश करता हूं वहां वहां कोई न कोई अड़चन आती है। जो भी लड़का इससे ब्याह करने को तत्पर होता है उसकी मौत हो जाती है। तहसीलदार जैसे लोग जब अंधविश्वास के शिकार हैं तो गांव के अन्य ग्रामीणों की क्या दशा होगी। गांव के सदस्यों को लगता है कि गांव में कई प्रकार के भूत भ्रमण करते रहते हैं। कोई खैनी मांगने वाला भूत है तो कोई चींटी काटने वाला भूत है तो कोई पेड़ की डाल पर उल्टा लटकने वाला भूत है। अभी हाल में भूतों की एक नई प्रजाति ने जन्म लिया है। ग्रामीणों की यह मानसिकता है कि डॉक्टर प्रशांत ने, ज्योतिषी काका ने यह फैला रखा है कि डॉक्टर प्रशांत ने जिस बानर को जैक्सन दिया, इंजेक्शन दिया, वह केंकियाते मर गया और अब उसी का एक नया भूत बनर भूता के रूप में पूरे गांव में भटक रहा है। दोस्तों, आंचलिक जीवन और अंधविश्वास के बीच चोली दामन का संबंध होता है। मेरीगंज के लोगों में यह आस्था है कि कमला नदी यज्ञ और विवाह के अवसर पर बर्तन देती है। डॉक्टर नेमीचंद्र जैन ने आंचलिक उपन्यास की विशेषताओं के रूप में राजनीति को भी पहचानने की कोशिश की। मेरीगंज जातिगत टोलों में विभाजित है। टोलों के नाम कायथ टोली, कुर्म छत्री टोली, यादव टोली, धनुक टोली, ततमा टोली, रजपूत टोली, गुआर टोली, ब्राह्मण टोली। पूरा गांव जातिगत टोलों में तो विभाजित है ही, दलगत और जातिगत राजनीति में भी विभाजित है। यादव टोली, कुर्म छत्री टोली, राजपूत टोली, ये सभी टोलियां किसी न किसी राजनैतिक विचारधारा से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, उपन्यास के आरंभ में ही रचनाकार रेणु जी ने ग्रामीण जातिगत संघर्ष को उभारने की कोशिश की है कि मेरीगंज में कायस्थ जाति मुख्य शक्ति के रूप में बनी है। यादवों और राजपूतों के बीच आए दिन लाठियां निकलती रहती हैं, क्योंकि जनेऊ लेने के बाद भी यादवों को राजपूतों ने क्षत्रिय नहीं माना और इसी बात को लेकर आए दिन हिंसक झड़प होता रहता है। ब्राह्मणों की शक्ति तीसरी शक्ति के रूप में बनी। समझा जा सकता है कि फणीश्वर नाथ रेणु ने आजादी के समय जातिगत राजनीति को उठाने की कोशिश की। इस उपन्यास का एक संवाद है कि देखना, वो दिन दूर नहीं है जब लोग अपनी टोपी पर कायस्थ, भूमिहार, राजपूत और यादव लिखकर घूमेंगे। आज वो दिन वाकई आ चुका है। यदि आप सड़कों पे निकलें तो लोग गाड़ियों पर अपना परिचय लिख करके घूमते हैं। देखा होगा आपने, गाड़ी के पीछे जातिगत परिचय लिखकर घूमते हैं। दोस्त, इस उपन्यास के केंद्र में हालांकि प्रांतीय राजनीति है, लेकिन वह प्रांतीय राजनीति राष्ट्रीय राजनीति का प्रतिनिधित्व करती है। उपन्यास के दो पात्र बालदेव और बावन गांधीवाद के संरचनात्मक और विध्वंसात्मक चरित्र को उद्घाटित करते हैं।